हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि आज हम लोग 11वीं क्लास में इकोनॉमी सब्जेक्ट को आपको प्रारंभ करेंगे और हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेकर 1990 के बीच का जो आपका दौर रहा है, जो आपका समय रहा है, उस समय का हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे कि 1950 से 1990 के बीच में कैसी स्थिति रही है, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की हमारी आर्थिक नीति रही, किस प्रकार से हमने देश को समृद्धि देने वाले, आर्थिक ग्रोथ देने वाले जो चीज़ें हैं हमने उनका विकास किया, कौन कौन से नए तंत्र आपके विकसित हुए और किस प्रकार की सरकारी योजना थी, पंचवर्षीय योजना का किस प्रकार हमारे देश के डेवलपमेंट में योगदान रहा, क्या सब चीज़ें थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1950 से लेकर और जो 1990 के बीच का जो दौर है, उस दौर में हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और हम उसको पढ़ते चलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा जो पहला चैप्टर था हमने पढ़ा था 1947 में, जो आपकी स्वतंत्रता थी, उसकी पूर्व संध्या पर जो आपकी चीज़ें थी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हम बेसिकली आप पे ये देख रहे थे कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके पीछे की जो हिस्ट्री रही थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से आपका प्रभावित किया, कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी ऐसी आर्थिक नीतियां थी, कौन सी ब्रिटिश नीतियां थी जिनको हम लोग, जिसके कारण हम लोगों ने आपका शोषण अर्थव्यवस्था के रूप में हम खड़े हुए। हम ना एक विकसित हो सके, ना आपका डेवलपमेंट हो सका, बल्कि हम लोग गरीब देश की आपकी श्रेणी में रहे। लेकिन वर्ष 1990 तक हमने पहुंचकर बहुत प्रयास किया और बहुत हमारी जितनी भी आर्थिक नीतियां और हमारे आर्थिक गतिविधि, सरकार के बहुत सारे प्रयास और प्रयोजन के माध्यम से, नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने एक आर्थिक गति पकड़ी। तो आज हम 1950 से लेके 1990 के बीच की जो स्थिति है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 1990 के बाद की स्थिति को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बच्चों, एक बहुत, देखिए, परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। आपको ये पता चल रहा है कि हमारा देश किस किस आर्थिक स्थिति से जूझ कर निकला है, कैसा हमारा आर्थिक दौर रहा है, कैसी हमारी आर्थिक गतिविधि रही है। हम उसको अपने चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से देख पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर जो है ये आपके समक्ष है, चैप्टर नंबर 2। देखिएगा बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 और से 1990। अब देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, हम किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चैप्टर में। देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना चली है, 5 ईयर प्लानिंग जो था, यानी कि हमने 5 साल किसी योजना को, किसी चीज को लक्षित कर कर उस पर हमने पूरे फोकस किया और देखा कि हम लोग उसके रिजल्ट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम उसकी बात कर रहे थे। 1950 से लेकर 1990 तक के विभिन्न क्षेत्र, जैसे आपका कृषि और उद्योग में अपनाई गई नई विकास नीतियों को समझेंगे कि कौन सी ऐसी नई आर्थिक विकास नीति रही हैं। उन सब नीतियों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। क्लियर है? फिर देखिए, आपका तीसरा पॉइंट है, एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, क्या उसके हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर रही, और हम लोग जो हमारी सीमा है, उससे कहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था की जो सीमा थी, लिमिटेशन थी, वो चीजें रहीं। हम उनको अपने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों को आप फोकस रखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ी हैं। देखिए, आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है और हम लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के माध्यम से आपका जानेंगे और उसको पढ़ेंगे कि कैसी क्या स्थिति आपके समक्ष है, क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। देखिए बच्चों, सबसे पहले कोटेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे भी हम अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो हम लोग अपनी योजना बनाते हैं, योजना का मतलब जो हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं। देखिए, आप लोग हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों ने कुछ प्लान किया होगा कि मेरे को इस वीक तक ये चीजें खत्म करनी है, ये चैप्टर रिवीजन करने हैं, ये होमवर्क करना है, मेरे को यहाँ घूमने जाना है, मेरे को उससे मिलने जाना है। तो आप इन सब चीजों का प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भी अपने देश की गतिविधियों के लिए
आर्थिक नीतियों के लिए हम लोग भी कुछ प्लान करते हैं। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, जो भी हम 5 ईयर प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम प्लान बना रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हमको ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, हमको ऐसा विकास चाहिए जिसमें हमारा लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो हम रहन सहन है, हमारा खान पीन है, जो वो उसका जो स्तर है, जो लेवल हो, कैसा हो, ऊंचा हो, और लोग क्या हो, समृद्ध यानी लोगों के पास ग्रोथ हो, उनके पास पैसा हो, इतने सक्षम हो सकें और ताकि उनको नए अवसर, नई चीजों के लिए उन्हें वो चीजें उपलब्ध हो। ऐसा हम लोग पंचवर्षीय योजना में, अपनी 5 ईयर प्लानिंग में हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग इन सब चीजों में आपका देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इनको प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग परिचय पढ़ेंगे। परिचय 2.1 से, यानी कि 2 नंबर इसमें चैप्टर है और पॉइंट मतलब उसकी पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसमें आपका परिचय ही देखते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर आपका शुरू होता है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जान लेंगे तो हम आगे की चीजें हमको कैसे समझ आएंगी कि हमको किस तरह से माइंड मेकअप कर कर हमें चीजों को पढ़ना है। मानते हो? चलिए ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। कह रहे कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और एक नई स्वतंत्रता का प्रभात, एक नई उदय हुई। अंततः 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद हमने अपने भाग्य के विधाता बने। यानी कि 200 वर्ष के बाद, यानी कि 200 वर्ष तक हम लोग क्या थे, ब्रिटिश शासन के अधीन रहे और 200 वर्ष के बाद हम अपने भाग्य विधाता यानी कि अपने अनुसार अपने देश की प्लानिंग, नीति, जैसे हम अपने भविष्य के लिए जो चीज चाहते हैं हम उसको कर पाएंगे। ठीक है? अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। यानी कि जो भी हमें अपना जो राष्ट्र बनाना है, उस राष्ट्र की जो भी नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, सारी चीज हमारे हाथों में थी। और पहले ही सब चीज किसके हाथ में थी? तो पहले बच्चों ये सब चीजें ब्रिटिशर जो थे उनके हाथों में थी। आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। अब देखिए, जो हमारे बाप के नेता थे, हर चीज के साथ उनको ये देखना था कि हमारे देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे ज्यादा सफल रहेगी। अगर मैं आर्थिक प्रणाली की बात करूं तो देखिए बच्चों, वर्ल्ड में 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली चलती है, आपको पता होना चाहिए। एक बहुत फेमस थ्योरी है आपकी कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल आप यूएस को ले सकते हैं। कैसी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। एक है मार्क्सिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल समझिए, चाइना, रूस इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्यूबा इसका सुपर एग्जाम्पल है इसका। और एक होता है मिश्रित, यानी कि उसमें कुछ चीजें, कुछ पहलू, कुछ उसकी झलक अर्थव्यवस्था में आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था की भी दिखाई देती हैं और निजी अर्थव्यवस्था की दिखाई देती हैं। उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप क्या हो गया? मिश्रित। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है भारत। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने बहुत सारे नियम, कानून, संविधान बनाने के अतिरिक्त एक सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि हम लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है, हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को चुने। पूंजीवादी को चुने, क्योंकि पूंजीवादी से तो हम लोग अभी निकल कर आ रहे थे। 200 वर्ष तक हम किसके गुलाम रहे थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही गुलाम रहे थे। उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कोई व्यक्ति होता है उसे अपने केवल प्रॉफिट से मतलब होता है। अगर हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सारे संसाधनों पर समान लोगों का अधिकार है, पूरे देश के लोगों का। सरकार को ही सारे निर्मित जितना भी निर्माण करना है सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उसमें भी दोष था, तो इसलिए अब हम कैपिटलिस्ट को अपना नहीं सकते, क्योंकि 200 वर्ष तक हम उसकी शोषण का नीति को झेला है। और जो आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें कमी थी। तो अब हमारे पास रास्ता था इन दोनों के बीच का रास्ता चुनना। तो हम लोगों ने इनके बीच का रास्ता चुना और हमने आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। आप देखेंगे भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर है?
इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या किस प्रकार की चीजें हैं, कैसे उनकी चीजें हो रही हैं, और आप इनको बहुत अच्छे से देख पाएं, इनको समझ पाएं, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। चलिए, तो आप इन सब चीजों को देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें पहले बताना बहुत आवश्यक होता है। मैंने आपको बता दिया। आप देखिए, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। अब हमको ऐसी अर्थव्यवस्था चुननी है जो केवल एक वर्ग का काम ना करे, कुछ लोगों का ना करे, बल्कि सब लोगों के क्या है, सर्वांगीण विकास, सर्व कल्याण के लिए काम करे। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं। अरे बहुत सारे प्रकार की आर्थिक प्रणाली हो सकती है। बॉक्स नंबर 2.1 में पर देखें। पर जवाहरलाल नेहरू को साम्यवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। कह रहे कि उनको समाजवाद जो अर्थव्यवस्था थी उनको सबसे अच्छी लगी, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत तथा कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। अब देखिए, इसमें क्या था, साम्यवादी गवर्नमेंट में कमी थी। चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, यानी कि जो भी उत्पादन प्रक्रिया है, चाहे खाद्यान्न संबंधी हो, उद्योग संबंधी हो, सर्विस हो, सब गवर्नमेंट करेगी, निजी आदमी नहीं कर सकता। तो इसके पक्षधर नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कृषि करने, अपना प्रॉफिट कमाने, अपना उत्पादन करने का अधिकार था। आगे देखते हैं। जिसमें उत्पादन के सभी संसाधन, खेत कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। यानी कि आपने अपना घर बनाया तो वो आपकी निजी संपत्ति नहीं थी, उसे सरकार की संपत्ति माना जाता था, देश की संपत्ति माना जाता था। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भूस्वामी के प्रतिमान तथा अन्य संपत्ति को परावर्तित कर पाना संभव नहीं था। अब देखिए, ये कह दें कि तुम्हारी जमीन सरकार की जमीन है, अब भारत में तो ये चीज सफल होना बड़ा मुश्किल थी। और कैसा था बच्चों, आप देख पा रहे हैं, ये संभव नहीं था। ये ऐसा हो जाए, ये आपका संभव नहीं था। तो एक बड़ा कठिन रूप उनके समक्ष खड़ा हुआ। कैसे खड़ा हुआ? उनके समक्ष। तो आप उसको देख पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ी आपकी समस्या थी। अब क्योंकि साम्यवादी में जो कमी है वो आपके नजर आई कि जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा वो सारा उत्पादन को कौन करेगा बच्चों? आपका सारा उत्पादन करेगी आपका सरकार। आइए, नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवाद की व्याख्या का विकल्प खोज की। कह रहे कि अब जो भी नए आपके हमारे पंडित नेहरू थे, देश के प्रधानमंत्री बने पहले, और जितने भी आपके अन्य नेता थे जो भी हमारे देश के उस समय लीडर रहे, तथा दूसरा जो था आपके जो हमारे चिंतक थे, जो आपके थिंकर थे, जो सोचते थे इन सब विषयों के बारे में, उन लोगों ने कहा कि पूंजीवाद और समाजवाद की जो उनका अतिवाद है इसको त्याग दें और दूसरा विकल्प खोजें, इनसे अलग कोई विकल्प। बुनियादी तौर पर उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, यानी कि वो बुरा नहीं मानते थे समाजवाद को, फिर भी उन्हें एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। कैसी थी? उन सब कमियों से आपकी मुक्त थी। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। उनको कैसा समाजवाद चाहिए था? जिस समाजवाद के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र है मजबूत रूप से आपका हो, सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, लेकिन उसके साथ अपनी निजी संपत्ति भी तो हो, लोकतंत्र की स्थापना भी तो हो। क्योंकि बच्चों आप देख पाएंगे कि आपने मेहनत करी और आपने मकान बना लिया और कल दिन को सरकार बोल दे कि ये तो मकान सरकार का है, तो आपकी निजी संपत्ति की क्या वैल्यू रही? यानी कि एक व्यक्ति कमाए, 10 व्यक्ति कमाए और एक व्यक्ति साहब बोल दे मेरे को तो कमाना ही नहीं है क्योंकि मेरे को सरकार देगी, संपत्ति तो बराबर है। तो ये सारी समस्या भारत में हो सकती थी क्योंकि भारत में एजुकेशन लेवल उस समय बहुत निम्न था। अगर हम लोग ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो बहुत कम था डियर। अब कैसा हुआ है? बहुत अधिक हुआ है। तो चीजें शिक्षा के साथ, समय के साथ बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां, नीतियां
हमारी चेंज होती हैं। तो उन्हीं के साथ सब चीजों को देखते हुए हम जैसा समाजवाद चाह रहे थे वैसी वो थ्योरी फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि हम लोग निजी संपत्ति की भी अपने इसके अंतर्गत बात करते थे। और यही बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिनके कारण हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली। अब देखिए बच्चों, समझिए थोड़ा सा। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्रों को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि स्टेट डायरेक्ट जो आपके प्रिंसिपल हैं का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1950 में क्या बना आपका, योजना आयोग। ठीक है, देखिए वर्तमान में योजना आयोग को आपका नीति आयोग बना दिया गया है। क्लियर है, योजना आयोग को समाप्त कर कर उसके स्थान पे आपका नीति आयोग बनाया है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री नए आपका चुन के आए मोदी जी, तब उन्होंने क्या करा, इस नीति आयोग को समाप्त योजना आयोग को समाप्त कर कर उसकी जगह आपका नीति आयोग को बनाया। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का योग का सूत्रपात हुआ, यानी कि वर्ष 1950 में पहली बार हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन जो बनाया था, उस कमीशन के अनुसार हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। आइए हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ें, जाने पंचवर्षीय योजनाएं थी क्या, उनका लक्ष्य क्या था, उन लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हुए। इन सारी चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत, इन सब चीजों के अंतर्गत हमको पढ़ पाए, हम उनको सीख पाए, उनको जान पाए। आइए हम लोग इस पर आपकी बात करेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। कह रहे कोई भी आपकी ऐसी योजना हो जिसके कुछ आपके स्पष्ट आपके निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य थे कि जो हमने पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी उसके कुछ आपके लक्ष्य थे, यानी कि कुछ उसके गोल थे। देखिए, अगर हम लोग कोई आपका शुरू कर रहे थे तो हमारे पास कुछ गोल थे कि हम किन चीजों को लेकर ये सारी चीजें शुरू करें। तो वो गोल हमको देखने थे। कौन से थे? सबसे पहला समृद्धि, यानी कि हमारे पास अपनी ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। देखिए, आपके सामने एक चीज मैं समझाता हूं, एक चीज बड़ी हमारे सामने कंफ्यूज करती है। एक होता है विकास, डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं समृद्धि। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे बड़ा कारक कौन है, ग्रोथ के डेवलपमेंट, तो सब कहेंगे, अधिकतर बच्चे डेवलपमेंट। मैं कहूंगा ग्रोथ। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा मॉल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। अगर आपके पास ग्रोथ नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, आपका पैसा नहीं होगा, तो आपके लिए वो स्कूल, वो हॉस्पिटल, वो मॉल बेकार है अगर आप उसमें कुछ खरीद नहीं सकते। ये तो आपका डेवलपमेंट हुआ कि मॉल हॉस्पिटल बन गया। अगर ये इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई कि आप उसमें अपना इलाज करा सके, आज उस मॉल में कुछ खरीद सके, तो क्या जरूरी है? ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। लेकिन डेवलपमेंट है और ग्रोथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अब देखिए, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, और समानता, इक्वलिटी की हम लोग बात कर रहे थे। यानी कि हमको समृद्धि चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए और समानता चाहिए। हम चीजों में आत्मनिर्भर हो जाएं, खाद्यान्न अपने पास से उगा सकें, हम चीजों का प्रोडक्शन जितनी हमको जरूरत है हम खुद इतना कर सकें, मॉडर्नाइज हो, हम लोग नई नई चीजों को अपनाएं, हमारे पास समृद्धि हो, सब लोग समान हो। ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु रखे गए थे डियर। क्लियर है? ताकि हम इन सब चीजों को आपका कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में अन्य लक्ष्यों का समान महत्व दिया गया। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजनाओं में से लक्ष्यों को चयन करना पड़ता था। देखिए, हमारे पास सीमित संसाधन है, ऐसा नहीं कि हमने और चीजों को नहीं देखा, हमने सबको देखा, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर था? इन योजनाओं पर, इन बिंदुओं पर था कि हमको इन चीजों को बढ़ाना है। क्लियर है? क्या करना है? हमको इन चीजों को बढ़ाना है। आगे देखिए, जिनको प्राथमिकता दी जानी है, हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतविरोध ना हो
और हमको ये देखना तो जितने भी योजना हो और ये जो चारों उद्देश्य हमने रखे गए हैं, इनमें किसी प्रकार का आपका इंटरनली कोई आपका डिस्प्यूट ना हो जाए, ये हमको ध्यान रखना था। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से प्रयास जानने का प्रयास करें कि ये जो योजनाएं थी किस प्रकार थी, क्या इनकी चीजें रहीं, उनको हम बहुत अच्छी तरह से हम उनको विस्तार से पढ़ पाए, हम उसको जान पाए। आइए हम लोग अपने इस चैप्टर के माध्यम से उसमें बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं समृद्धि की। इसका अर्थ है देश के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। अब देखिए, दो शब्द मिले हैं देश में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता, जो कैपेसिटी है, उसमें वृद्धि की बात कर। वस्तु का उत्पादन मतलब क्या? कौन सी वस्तु का उत्पादन, कैसी वस्तु का उत्पादन? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन होता है, उन सब वस्तुओं का, एक सुई से लेकर जहाज बनाने तक का काम, लोहा, सरिया, सीमेंट, ट्रैक्टर, बस, जो भी आपको बनाना है, उन सब के हमको प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है। दूसरा सर्विस, हमको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों पर हम लोगों को, होटल, रेस्टोरेंट, इन पर हमको विशेष ध्यान देना है। क्या करना है? इनको हमको विशेष ध्यान देना है। हम लोगों को इन सब चीजों को देखना था। क्लियर है? और अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग उन पर बहुत अच्छा देख सकते हैं, बहुत अच्छा हम लोग उन सब चीजों को आपका कर पाएंगे, उसको जान पाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ आई होगी। आगे देखिए, इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के भंडार या परिवहन, बैंकिंग, सहायक सेवा, विस्तार एवं पूंजी की सेवा है। अब देखिए, हमको हर सेक्टर को बढ़ावा देना है, हर सेक्टर का इंक्रीजिंग हमको चाहिए। वो सारे सेक्टर हम लोगों को इसी में के अंतर्गत आपका देखने हैं कि हमको किन किन चीजों में आपका बढ़ावा देना है। क्लियर है डियर? आप इनको बहुत अच्छे से देख पाए। ठीक है, बॉक्स को हम लोग अपने स्तर से अभी सबको अच्छे से आपका देखेंगे। ठीक, देखिएगा, क्षमता में वृद्धि से था, यानी कि हमको बैंकिंग सेक्टर, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी सारी चीजें हैं, हम लोगों को उन सब का जो ग्रोथ है उसमें आपका हम लोगों को बढ़ावा देना है। क्लियर है? हम लोगों को क्या करना है, उसका ध्यान रखना है कि हम किन किन सेक्टर में कितना कितना परसेंटेज आपका बढ़ा सकते हैं, क्या हम गतिविधि कैसे रख सकते हैं, हम उनको सबको इसमें आपका देखना है। देखिए, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। आप अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से बात करें कि आर्थिक आपकी ग्रोथ हुई है, इसका हम लोग कैसे इसको पता करेंगे, इसका इंडिकेटर क्या है, इसका सूचक क्या है, हमको कैसे जानकारी होगी कि हमारा देश में गतिविधि जो है, आर्थिक गतिविधि, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रही है, हमको कैसा कंफर्म होगा इस विषय में? आप मुझे बताइए। तो जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। ध्यान देना है, जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बच्चों? एक वर्ष की अवधि में, यानी कि 365 दिन में, एक साल में हुए सभी वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य, जो उनकी कीमत होती है, होता है, यही जीडीपी का एक केक माना जाता है। तो समृद्धि का अर्थ है इसके आकार में वृद्धि, यानी कि अगर हम लोग आपका जीडीपी को केक मान ले और हमने एक साल में केक यानी जीडीपी को हमने कितना बढ़ाया, कितना विस्तार हुआ, हम उसको पढ़ते हैं। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग आप कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका केक बड़ा हो गया, हम लोग इतना पैसा कमा पाए, इतना प्रोडक्शन कर पाए, केक का साइज बड़ा कर दिया, तो लोगों के पास उसका क्या मिलेगा? ज्यादा समृद्धि होगी, लोग ज्यादा उसका फायदा उठा पाएंगे। यानी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जितनी बड़ी जीडीपी होगी, उतना हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन पालन करना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। क्या करना पड़ेगा? उनको वस्तु और सेवा का जो है अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। तभी हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमको जैसा चाहिए
जिस तरह के हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिस तरह के हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो आपका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? वो तभी संभव है जब ये सारी चीजें हों। हम क्या कर पाए, अपनी जीडीपी का जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीडीपी में आपका ग्रोथ हो, उस ग्रोथ को हम तभी ऐसा कर पाएंगे ताकि जो हमको चीजें चाहिए, हम अपनी वस्तुओं में, हम अपनी सर्विस में, हम अपने गुड्स में, हम अपने सारे प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बढ़ा पाएं। तो मान लीजिए जो चीज़ हमको चाहिए हम उसमें अपना बहुत अच्छा आपका प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं आपका ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने केवल एक बेसिक फॉर्मेट पढ़ा और जो उसका परिचय था हम लोगों ने उसको पढ़ा, और उसके बेसिक परिचय को ही हमने अपने लेक्चर के अंतर्गत जाना कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं, क्या उनकी व्यवस्था है। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत इतना ही रखा है क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, लंच भी है, फिर और नेक्स्ट कक्षाएं हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर को सब बच्चों को समझ आया होगा बहुत अच्छे से, और कुछ की पॉइंट है आप उनको नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिट लगे, जैसे आप सुविधा के अनुसार करना चाहें। क्लियर है? तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इस लेक्चर को घर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।